दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक डीएम मैडम अपना रुतबा छोड़कर साधारण महिला बन जाए तो क्या होता है। पुणे की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक सूती साड़ी में छुपी एक लड़की चुपचाप पानीपुरी खा रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो इस शहर की सबसे बड़ी अधिकारी है, लेकिन जब एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ जड़ दिया तो पूरा सिस्टम हिल गया। क्यों? क्योंकि वो महिला सिर्फ एक आम नागरिक नहीं थी, वो कानून खुद थी। लेकिन क्या उस थप्पड़ के पीछे कोई साजिश थी? क्या वो सिर्फ बदतमीजी थी या किसी बड़े रैकेट का इशारा? और सबसे चौंकाने वाली बात, जब उसने थाने पहुंचकर अपनी पहचान बताई तो वहां कौन उसका इंतजार कर रहा था। जानिए उस पल को जिसने पूरे विभाग की नींव हिला दी। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए और बताइए, क्या आप भी ऐसे अफसर को सलाम करते हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं और इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। पुणे शहर की गलियों में उस शाम कुछ अलग सा माहौल था। धूप ढल चुकी थी, लेकिन बाजारों की रौनक अपने चरम पर थी। हर तरफ चहल पहल, आवाजें, दुकानें, हंसी और एक आम सा कोलाहल था। लेकिन इसी आम भीड़ में एक ऐसी आंखें थीं जो सब कुछ देख रही थीं, महसूस कर रही थीं, पर कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सूती साड़ी में लिपटी, सिंदूर लगाए, साधारण सी दिखने वाली महिला को देखकर कोई भी यही कहता कि शायद घर का राशन लेने निकली है या बस शाम की ठंडी हवा लेने। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह महिला साधारण नहीं, बल्कि शहर की सबसे बड़ी अधिकारी, पुणे की जिलाधिकारी डीएम रश्मि दीक्षित थीं, जिन्होंने अपने सारे पहचान के प्रतीकों को त्याग कर सिर्फ इसलिए भेष बदला था ताकि वो जनता की जिंदगी को उनकी ही आंखों से देख सकें। आज वो गाड़ी के बिना, सुरक्षा के बिना, किसी बैनर या अधिकारी पहचान के बिना निकली थीं, ताकि जान सकें कि प्रशासन की नजरों से छुपा हुआ सच क्या है। और इसी कोशिश में वे पहुंची शहर के एक मशहूर चौराहे पर, जहां पानीपुरी की कई ठेलियां लगी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक ठेले वाले से कहा, भैया तीखी वाली बनाना। और वो लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, एकदम जोश से बोला, बहुत बढ़िया बनाऊंगा मैडम, मजा आ जाएगा। और फिर उसने पूरी मेहनत से स्वाद से भरपूर पानीपुरी उन्हें परोसी। रश्मि ने पहला कौर लिया और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। लेकिन यह मुस्कान सिर्फ स्वाद की नहीं थी, ये उस मेहनती लड़के की ईमानदारी और लगन के लिए थी, जो बिना किसी गुस्से, डर या दबाव के अपने काम से प्यार कर रहा था। लेकिन तभी वहां 4 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आते हैं। उनके कपड़े धूल से सने हुए हैं और आंखों में एक अलग ही घमंड था, जैसे ये सड़क उनकी बपौती हो। उन्होंने आते ही ठेले वाले को घूरते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि यहां ठेला मत लगाना, समझ में नहीं आता तुझे? वो लड़का डर के मारे कांपने लगा, हाथ जोड़कर बोला, साहब हम गरीब हैं, यही करके गुजारा करते हैं और बहुत ध्यान से लगाते हैं, प्लीज कुछ मत कहिए। लेकिन उन पुलिस वालों में से एक ने उसकी बात पूरी होते ही उसके ठेले को इतनी जोर से लात मारी कि पानीपुरी, मसाला, पानी सब सड़क पर बिखर गया। ठेले वाला वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आसपास खड़े लोग सहम गए, कोई आगे नहीं आया। भीड़ देखते हुए भी मूक बनी रही। लेकिन रश्मि के अंदर एक आग भड़क गई, वो चुप नहीं रह सकी। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ देते हैं? पुलिस वालों ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे देखा, फिर ठहाका लगाते हुए बोले, ओहो, देखो समाज सुधारक आ गई। मैडम जी घर जाओ, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन रश्मि पीछे नहीं हटी। उन्होंने और सख्त आवाज में कहा, गरीबों को डराना कौन सा कानून है? कहां लिखा है कि सड़क पर मेहनत करने वाले को आप यूं लात मार सकते हो? तभी उनमें से एक दरोगा तमतमाता हुआ उनकी ओर बढ़ा और बिना कोई चेतावनी दिए गाल पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा कि रश्मि का चश्मा उड़कर नीचे गिर गया। पूरा बाजार सन्न रह गया। सबकी आंखों में अविश्वास था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने एक महिला को, वो भी इतनी भीड़ के सामने, थप्पड़ मारा। लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रश्मि की कलाई पकड़ी और घसीटते हुए बोले, चल थाने चल, बहुत बनती है समझदार। और लोग बस तमाशा देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। रश्मि के मन में सवालों का तूफान था। क्या मैं अब खुद को डीएम कहकर रोकूं? क्या मैं इनका असली चेहरा जनता को दिखा सकूंगी अगर अभी चुप रही? लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने तय किया कि अगर उन्होंने अपनी पहचान बता दी तो ये लोग तुरंत डर जाएंगे और असली सच्चाई बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर वो आम नागरिक बनी रहीं तो देख सकेंगी कि सिस्टम के नाम पर क्या क्या हो रहा है।
इसलिए वो चुपचाप थाने ले जाई गईं। वहां पहुंचने पर और भी ज्यादा चौंकाने वाला माहौल था। एक इंस्पेक्टर आया जिसने बिना कुछ पूछे रश्मि को एक कोने में बिठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। थाने की दीवारें सीलन भरी थीं, टेबल पर धूल जमी थी और कमरे में एक अजीब सी गंध फैली थी। कुछ पुलिस वाले अंदर हंसते हुए बात कर रहे थे। अरे आज तो मजा आ गया यार, बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तभी एक जवान सा कांस्टेबल नाम अर्जुन अंदर आया और रश्मि को गौर से देखा। उसे जैसे कुछ महसूस हुआ। उसने चुपचाप उन्हें पानी दिया और धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? रश्मि ने बस सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन की नजरें बता रही थीं कि वो सब कुछ समझ चुका है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं रहा था। अगले ही पल इंस्पेक्टर आया और बोला, तुम पर सार्वजनिक जगह पर हंगामा करने का केस बनेगा, जेल जाओगी। रश्मि कुछ बोलती, इससे पहले अर्जुन बीच में आया और बोला, सर 1 मिनट। लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे डांटकर चुप करा दिया। रश्मि की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं, गुस्से और आत्मसंयम के थे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ सिस्टम को देख नहीं रही, अब वो इसे साफ करेंगी। लेकिन कैसे? जब खुद डीएम होकर भी उन्हें कोई नहीं पहचान रहा, तो आम जनता की क्या हालत होगी? तभी अर्जुन फिर आया और धीरे से रश्मि से कहा, मैडम मुझे सब समझ आ गया है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, लेकिन कृपया अभी कुछ मत कहिए। रश्मि ने पहली बार किसी सिपाही की आंखों में ईमानदारी देखी और बस सिर हिलाया। लेकिन बाहर एक और तूफान उठने वाला था, क्योंकि उसी वक्त थाने में किसी ने फोन किया और वो फोन सीधे कमिश्नर से था। कमिश्नर ने गुस्से में कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जिसे बंद किया है वो डीएम हैं। और ये सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रश्मि अब अपने पूरे रूप में बाहर निकलने वाली थीं और इस बार उनका गुस्सा थाने की हर दीवार को हिला देने वाला था। लेकिन तब तक एक और ऐसा चेहरा सामने आने वाला था जो सबको चौंका देगा। वो कौन था और क्या रश्मि अकेली थी इस लड़ाई में? जानिए अगली कड़ी में। थाने में जैसे ही कमिश्नर का फोन आया, पूरे माहौल में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर की आंखों से जैसे नींद टूट गई। कांपते हाथों से उसने तुरंत फोन काटा और दरवाजे की ओर दौड़ा, जहां रश्मि अब भी चुपचाप बैठी थीं। चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में अपमान का लावा और होंठों पर मौन की तलवार। इंस्पेक्टर ने डरते हुए कहा, मैडम मुझे नहीं पता था कि आप। लेकिन रश्मि ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए एक तीखी नजर डाली। उस नजर में ना तो चिल्लाना था ना बदला, बस इतना साफ था कि अब ये इंसान नहीं बचेगा। वो बोली, तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि तुमने किसे मारा, उससे ज्यादा अब बताने की जरूरत नहीं। बाकी बातें अब वहीं होंगी जहां कानून चलता है। और इतना कहकर वो खड़ी हो गईं। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा अर्जुन तुरंत आगे आया। उसने सर झुकाते हुए कहा, मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस पूरे सिस्टम की तरफ से, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसी अफसर के साथ कुछ भी गलत ज्यादा देर टिक नहीं सकता। आपने जो सहा वो हम सबके लिए एक सीख है। रश्मि की आंखें नम हुईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और एक सख्त आवाज में बोली, अर्जुन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, अकेले में। अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। रश्मि उसे लेकर थाने के पिछले कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर दिया। वहां उन्होंने पूछा, तुम कितने समय से यहां पोस्टेड हो? अर्जुन बोला, सिर्फ 7 महीने, लेकिन मैडम मैं हर दिन देखता हूं यहां क्या क्या होता है। गरीबों से पैसे वसूले जाते हैं, झूठे केसों में फंसाया जाता है, महिलाएं अगर रिपोर्ट लिखवाने आए तो उनसे बदतमीजी की जाती है, और कई बार अंदर ही। वो रुका, उसकी आवाज टूट गई। रश्मि ने कहा, तुम्हें सब पता है तो कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? अर्जुन बोला, मैडम कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार डरा दिया गया, धमकाया गया और मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन अब जब आपने खुद ये सब देखा है, तो क्या मैं आपके साथ ये सब बदल सकता हूं? रश्मि ने बिना सोचे कहा, हम सिर्फ बदलेंगे नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इस भ्रष्ट सिस्टम को, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक मिशन पर चलना होगा। अर्जुन ने कहा, जो भी कहिए मैडम, जान भी हाजिर है। रश्मि ने कहा, अभी मैं तुम्हें सस्पेंड करने का आदेश देती हूं, लेकिन डरना मत, यह सिर्फ दिखावे का है, ताकि तुम अब इस थाने से हटकर अंदर से रिपोर्टिंग कर सको। मैं चाहती हूं कि अगले 7 दिन में मुझे हर उस पुलिस वाले की पूरी जानकारी चाहिए जो रिश्वत लेता है, गरीबों पर अत्याचार करता है या महिलाओं से बदसलूकी करता है।
और ये काम सिर्फ तुम्हारे भरोसे है। अर्जुन ने सलाम ठोका और कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर। और यहीं से एक गुप्त ऑपरेशन की शुरुआत हो गई, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन न्याय। अगली सुबह अखबारों में एक ही खबर थी, पुणे डीएम को वर्दीधारी ने मारा थप्पड़, पुलिस महकमे में भूचाल। पूरे शहर में चर्चा थी, लेकिन रश्मि अब सिर्फ बयान नहीं दे रही थीं, वो अंदर से थाने की हर परत को उधेड़ रही थीं। उन्होंने पूरे पुलिस महकमे की एक आपात बैठक बुलाई। वहां सभी आला अधिकारी मौजूद थे। रश्मि ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक बात कही, जो भी अफसर अपनी वर्दी का अपमान करता है उसे मैं बख्शूंगी नहीं, और अगर कोई सिपाही सच के लिए लड़े तो वो मेरा सिपाही नहीं, मेरा साथी है। उनकी ये बात पूरे राज्य में वायरल हो गई। हर चैनल, हर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम था, डीएम रश्मि दीक्षित। और इस हिम्मत की कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन इस बीच अर्जुन चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने पूरे थाने के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी निकाल ली। उसने देखा कि कैसे गिरफ्तार लोग बिना केस के मारे जाते हैं, कैसे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती और कैसे महिला कंप्लेनेंट्स से गंदी बात की जाती है। उसने इन सब का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और फिर एक रात वो सीधे रश्मि के सरकारी निवास पर पहुंचा। दरवाजे पर रश्मि पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अर्जुन को अंदर बुलाया और पूछा, तैयार हो? अर्जुन ने एक पेन ड्राइव उनके हाथ में दी और कहा, मैडम, सबूत भी हैं, नाम भी, तारीख भी, और वो चेहरे भी जो हर रात लोगों के साथ दरिंदगी करते हैं। रश्मि ने वो पेन ड्राइव लेकर लैपटॉप में लगाई और जो वीडियो चला उसे देखकर उनकी आंखें भर आईं। एक वीडियो में तो एक महिला को जबरदस्ती अंदर ले जाकर धमकाया जा रहा था कि अगर वो रिपोर्ट नहीं वापस लेगी तो उसे वेश्या घोषित कर दिया जाएगा। रश्मि ने उसी समय मुख्यमंत्री को फोन किया और कहा, सर, मेरे पास एक प्रस्ताव है। एक गुप्त जांच टीम बनाई जाए जो बिना वर्दी, बिना नाम, बिना पहचान के पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था की जांच करेगी। सीएम ने कहा, अगर कोई ये कर सकता है तो वो आप ही हैं रश्मि, आपको पूरा अधिकार है। और इस आदेश के साथ ऑपरेशन न्याय को आधिकारिक रूप से स्वीकृति मिल गई। अब रश्मि सिर्फ डीएम नहीं, अब वो एक मिशन की नेता थीं और अर्जुन उनका सबसे भरोसेमंद सिपाही। लेकिन जिस रात पहली कार्रवाई होनी थी, उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अर्जुन गायब हो गया। उसका फोन बंद था, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी और आखिरी बार वो वहीं देखा गया था जहां वो सबसे बड़े भ्रष्ट इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ा था। रश्मि को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या अर्जुन पकड़ा गया? क्या उसे मार दिया गया? या वो किसी जाल में फंस गया? और अगर हां, तो वो पेन ड्राइव अब किसके पास है? रश्मि ने तुरंत अपनी टीम एक्टिव की, लेकिन उससे पहले उसे अपने ही घर में एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है मैडम। और नीचे लिखा था, वर्दी की रक्षा करो या वर्दी वालों को मिटा दो, फैसला तुम्हारा है। अब ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, ये एक जंग बन चुकी थी, सिस्टम बनाम सच की। और इसकी अगली चाल में किसका खून बहेगा ये कोई नहीं जानता। पुणे शहर के उस सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में था, रश्मि दीक्षित की आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता और क्रोध तैर रहा था। अर्जुन का अचानक गायब हो जाना एक सीधी चुनौती थी। किसी ने उस चुप अफसर को छेड़ दिया था जो अब सिर्फ एक डीएम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की आंख बन चुकी थी। उसकी मेज पर वह चिट्ठी अब भी रखी थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है मैडम। लेकिन रश्मि ने उस धमकी को पढ़कर घबराने के बजाय अपनी योजना को और ज्यादा मजबूत बनाना शुरू किया। उसने अर्जुन की आखिरी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए साइबर सेल को लगाया, साथ ही अपने भरोसेमंद ऑफिसर सीमा चौहान को बुलाया जो पहले क्राइम ब्रांच में रह चुकी थी। सीमा को सब समझाते हुए रश्मि ने कहा, अब समय आ गया है कि हम खुद उस अंधेरे में उतरें जहां सड़ांध है, लेकिन अब हम बिना नाम, बिना पहचान, बिना वर्दी उतरेंगे। सीमा ने जवाब दिया, मैं हर कदम पर आपके साथ हूं मैडम। उसी रात एक नकाबपोश टीम तैयार की गई जिसका नाम रखा गया टीम अंतर्ध्वनि, जिसमें सिर्फ 3 लोग थे, डीएम रश्मि, सीमा और एक साइबर एक्सपर्ट रोहित जो हकलाता था लेकिन दिमाग कंप्यूटर से तेज था। रोहित ने अर्जुन के फोन को ट्रैक करते हुए बताया, उसकी आखिरी लोकेशन पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर सोलंकी के फार्म हाउस के पास की है जो शहर से 25 किलोमीटर दूर है और वहां का सीसीटीवी पिछले 2 दिन से काम नहीं कर रहा। रश्मि ने कहा, रणवीर वही इंस्पेक्टर है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा वसूली के आरोप हैं।
वही जिसने कई मामलों को दबाया और जिसके खिलाफ सबूत जुटाने का काम अर्जुन कर रहा था। हो ना हो वही इस साजिश के पीछे है। अगले ही दिन रश्मि ने खुद एक सामान्य महिला के भेष में उस फार्म हाउस के पास पहुंचने की योजना बनाई। सीमा और रोहित दूर से निगरानी कर रहे थे। फार्म हाउस के बाहर खड़ी सफेद एसयूवी से कुछ बदमाश निकले, जिनके हाथों में वायरलेस थे और आंखों में अपराध की लाली थी। रश्मि ने खुद को छिपाकर फार्म हाउस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की, जहां उसे एक पुराना तहखाना दिखा। उस तहखाने की खिड़की से एक हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। रश्मि ने मोबाइल कैमरा निकालकर खिड़की के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू की और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अर्जुन जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए थे और वो किसी से कह रहा था, जो करना है कर लो, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैडम को सब बता चुकी है पेन ड्राइव, अब तुम्हें जो करना है कर लो। यह सुनते ही रश्मि ने अपनी टीम को एक्टिव किया, लेकिन किसी ऑपरेशन की तरह नहीं, बल्कि एक भयंकर चाल की तरह। उसने एक झूठी खबर मीडिया में फैलवा दी कि डीएम ने इस्तीफा दे दिया है और राज्य छोड़ चुकी हैं। यह खबर तेजी से फैल गई। वहीं दूसरी ओर रश्मि ने फेक पहचान के साथ फार्म हाउस के एक नौकर से संपर्क किया और उसे विश्वास में लेकर भीतर की जानकारी निकाली। नौकर ने बताया कि अर्जुन को मारने की योजना है, लेकिन पहले उससे यह पता करना है कि पेन ड्राइव अब किसके पास है, क्योंकि पूरी पुलिस महकमा हिल सकता है अगर वह वीडियो बाहर आ जाए। रश्मि ने एक और चाल चली। उसने साइबर एक्सपर्ट रोहित को एक क्लोन पेन ड्राइव बनाकर भेजा और नौकर के जरिए यह अफवाह फार्म हाउस में फैलाई कि अर्जुन ने मरने से पहले उस पेन ड्राइव को बाहर भेज दिया है। रणवीर इस खबर से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने नेटवर्क को अलर्ट कर दिया और कुछ ही घंटों में पूरे पुणे में छापे शुरू हो गए। लेकिन असली पेन ड्राइव रश्मि के लॉकर में सुरक्षित थी और उसकी एक कॉपी राज्यपाल कार्यालय को भी भेजी जा चुकी थी। इसी दौरान फार्म हाउस में अचानक आग लग गई। यह आग रश्मि की टीम ने लगाई थी ताकि अंदर मच रहे अत्याचार को खत्म कर सकें और अर्जुन को निकाल सकें। आग के धुएं के बीच रश्मि ने अंदर घुसकर अर्जुन की जंजीरें तोड़ी। वह घायल था लेकिन होश में था। उसने आंखें खोलते ही कहा, मैडम, मुझे पता था आप मुझे छोड़ेंगी नहीं। रश्मि ने कहा, कभी नहीं। और वह उसे लेकर फार्म हाउस से बाहर निकली। रणवीर और उसके गुंडे बाहर गोलियां चला रहे थे, लेकिन सीमा और पुलिस की दूसरी टीम ने मोर्चा संभाल लिया था। आधे घंटे की जबरदस्त फायरिंग के बाद रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कई फाइलें, रिश्वत के पैसे और ड्रग्स बरामद हुए। अब केस सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा था, यह एक राज्य स्तर का स्कैंडल बन गया था। अर्जुन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया ने रश्मि की बहादुरी की कहानी को पूरे देश में दिखाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि रणवीर ने गिरफ्तारी से पहले सिर्फ इतना कहा था, मैडम, मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है, असली राजा अभी बाहर घूम रहा है। रश्मि चौंकी। उसने पूछा, कौन? लेकिन रणवीर मुस्कुराते हुए चुप रह गया। उसी रात राज्यपाल कार्यालय से एक गुप्त फाइल रश्मि के पास आई, जिसमें बताया गया था कि पुणे ही नहीं बल्कि राज्य के कई जिलों में पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से एक काला नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को संरक्षण, महिलाओं का शोषण और निर्दोषों पर अत्याचार किया जाता है। रश्मि को इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीधा केंद्र से आदेश मिला और उसे अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का प्रमुख बना दिया गया। अब यह युद्ध एक जिले से निकलकर पूरे राज्य में फैलने वाला था। लेकिन क्या रश्मि इस बार भी सब पर भारी पड़ेगी? क्या अर्जुन दोबारा फील्ड में लौट पाएगा? और क्या वह असली राजा पकड़ा जाएगा जिसके इशारों पर पूरी व्यवस्था नाच रही है? जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली और अंतिम कड़ी का, जहां यह फैसला होगा कि क्या सच्चाई वाकई जीतती है या सिस्टम की दीवारें बहुत ऊंची हैं। राज्य भर में फैले पुलिस और सत्ता के काले गठजोड़ को उजागर करने के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी अब पूरी तरह डीएम रश्मि दीक्षित के कंधों पर थी। और इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे राज्य का वो किंगपिन था, जिसके इशारों पर नेताओं के फैसले लिए जाते थे। पुलिस थाने बिकते थे और जनता के हक लुटते थे। अर्जुन अब अस्पताल से ठीक होकर वापस आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा आग थी। सीमा अब इस लड़ाई की रीढ़ बन चुकी थी और साइबर एक्सपर्ट रोहित ने उस गुप्त फोल्डर की डीकोडिंग पूरी कर ली थी जो रणवीर के फार्म हाउस से मिला था। उस फोल्डर में 13 ऐसे पुलिस अफसरों के नाम थे
जिनके संबंध ओम प्रकाश गहलोत नाम के एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से थे, जो अब राजनीतिक सलाहकार बनकर पूरे राज्य की काली कमाई की नब्ज थामे हुए था। ओम प्रकाश दिखने में साधारण लेकिन दिमाग से चाणक्य था। उसने अपने घर के तहखाने में एक पूरी फाइल रूम बनाई थी, जहां पर हर बड़े अधिकारी, विधायक और मंत्री के खिलाफ सबूत रखे थे, ताकि वह वक्त आने पर सबको ब्लैकमेल कर सके। रश्मि जानती थी कि इस आदमी को सिर्फ गिरफ्तार करना काफी नहीं, उसके पास मौजूद सबूतों को भी पब्लिक करना होगा, वरना सिस्टम फिर से वही बन जाएगा। स्पेशल टीम ने तय किया कि अब लड़ाई गुप्त नहीं होगी, बल्कि हर कदम सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि जनता खुद इस लड़ाई की गवाह बन सके। रश्मि ने सबसे पहले गुपचुप ओम प्रकाश के बेटे की जासूसी शुरू करवाई, जो एक बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी था और जिसकी फाइलें फर्जी जमीन सौदों से भरी पड़ी थीं। उसकी कमजोरी पैसों से ज्यादा उसकी लग्जरी और ड्रग्स थी। रोहित ने उस पर नजर रखते हुए कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए, जिसमें वह अपने बाप के नाम पर अवैध डील कर रहा था। यही वीडियो रश्मि ने उसे सामने रखकर दिखाया और कहा, अगर अपने बाप को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहता तो हमें उनके फार्म हाउस का तहखाना खोलकर दे। लड़का डर गया और उसने रात को तहखाने की चाबी रश्मि को सौंप दी। अगली रात रश्मि, अर्जुन और सीमा उस घर में दाखिल हुए। तहखाना बेहद हाई सिक्योरिटी से लैस था, लेकिन रोहित की हैकिंग ने रास्ता आसान कर दिया। तहखाने के अंदर एक एक अलमारी में सालों के घोटाले, हत्या की साजिश, फर्जी एनकाउंटर और महिलाओं पर हुए अत्याचारों की फाइलें थीं। रश्मि के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसमें राज्य के गृह मंत्री खुद रणवीर को आदेश दे रहे थे कि किस किस के खिलाफ फर्जी केस बनाए जाएं। इस वीडियो के बाहर आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। अगले ही दिन रश्मि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे राज्य के सामने 40 मिनट का वह वीडियो दिखाया, जिसे देखने के बाद लोगों में गुस्सा, सदमा और दर्द था। लेकिन जनता अब चुप नहीं थी। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विपक्ष ने विधानसभा में इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। मीडिया चैनलों पर सिर्फ एक नाम था, डीएम रश्मि दीक्षित। उधर ओम प्रकाश गहलोत फरार हो गया, लेकिन रश्मि को पता था कि वह ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। उसे ट्रेस करने के लिए उन्होंने एक महिला पत्रकार को उसके पुराने संपर्क के रूप में भेजा और आखिर 8 दिन बाद नेपाल बॉर्डर से ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद राज्य भर में 32 अफसरों को सस्पेंड किया गया। 5 मंत्री जांच के घेरे में आए और पहली बार जनता को लगा कि सच्चाई वाकई व्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई, रश्मि दीक्षित का तबादला हो गया। उन्हें राज्य के एक बेहद पिछड़े जिले में भेजा गया। यह तबादला साफ तौर पर एक सजा था, लेकिन रश्मि ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। उन्होंने कहा, मैं जहां भी रहूं, सिस्टम वहीं से ठीक करना शुरू करूंगी। जाते वक्त जनता का हुजूम उन्हें विदा करने आया। लोग कह रहे थे, मैडम वापस आइएगा, यह शहर आपका कर्जदार है। और फिर वह जीप में बैठ गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वह नए जिले के थाने पहुंची, एक युवक भागता हुआ आया और बोला, मैडम, यहां के इंस्पेक्टर ने मेरी बहन को झूठे केस में फंसा दिया है। वो हर रात उसे थाने बुलाता है। रश्मि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। तो अब अगला ऑपरेशन शुरू होता है। और यही था रश्मि दीक्षित की लड़ाई का सिलसिला। जहां सिस्टम गंदा था, वहां सफाई देने रश्मि पहुंचती थीं। उनकी कहानी सिर्फ एक पोस्टिंग की नहीं, बल्कि एक जुनून की थी। एक ऐसा जुनून जिसमें सच के लिए लड़ाई में न कोई डर था, न राजनीति से समझौता और न किसी पद की लालसा। उनके जैसा अफसर हर शहर में चाहिए जो यह कह सके, अगर तुम सिस्टम के खिलाफ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और यहीं समाप्त होती है हमारी ये सच्चाई और साहस की कहानी, जो सिर्फ एक थप्पड़ से शुरू हुई थी, लेकिन आज पूरे सिस्टम को झकझोर गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस बहादुर डीएम की कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। और हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टोरी किंग चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सच का उजाला। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।